जस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों को विक्रम की तरफ से नमस्कार, आदाब। रूबरू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भगवान की तरफ से जो सबसे कीमती हमें चीज़ मिली है ये हमारा शरीर है और हमारी सेहत है। अगर इसको सही तरीके से ना रखा जाए तो इसमें कई तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और यूजली होता यह है कि हम हर काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, घर की जिम्मेदारियां भी निभाते हैं, लेकिन जो सबसे ज़रूरी काम है अपनी हेल्थ को रखने का, उसे हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, उसमें चूक कर जाते हैं। और फिर उसका नतीजा ये होता है जब फिर हम उठते हैं नींद से तो कई बार देर हो चुकी होती है। इसलिए हम हर बार ऐसे इश्यूज लेके आते हैं, ऐसे टॉपिक्स पे प्रोग्राम लेके आते हैं ताकि समय रहते हुए जो हमारे व्यूअर्स हैं ये अपने शरीर को ठीक रख पाएँ और जो ज़रूरी सेहत के लिए जानकारी है ये हम आप तक पहुंचा पाएँ। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर इंद्रपाल सिंह छाबड़ा जी, जो कि बहुत ही अच्छे तरह से ये सारे काम को अंजाम देते हैं। आज हम उनसे बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स पे बात करेंगे। आइए पहले इनसे मुलाकात करते हैं। जी डॉक्टर छाबड़ा जी, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस शो पे बुलाने के लिए। और उम्मीद करता हूँ कि जो ऑडियंस के, जो देखने वालों दर्शकों के मन में कोई सवाल है उनके मैं थोड़े बहुत जवाब दे पाऊँगा। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, और सारे आपसे सवाल भी करेंगे, जवाब भी आपसे लेंगे। हाँ। पहले मन में ये ध्यान आ रहा था कि आपका बारे में कुछ जाना जाए। आपका जन्म कहाँ पर हुआ और बचपन आपका कहाँ पर बीता? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, दिल्ली वासी हूँ। दिल्ली में पैदा हुआ, लेकिन पैदा होने के कुछ सालों बाद मेरे फादर जो है वो इंडियन एयरफोर्स में इंजीनियर थे। तो हम लोग मध्य प्रदेश में एक शहर है जबलपुर, वहाँ पे रहे। जी तो छठी क्लास तक मैं जबलपुर में था। जबलपुर के बाद फिर वापस दिल्ली पैदाइशी। और उसके बाद में फिर दिल्ली के आसपास जो है काफ़ी जगह पे घूमा फिरा हूँ, लेकिन पंजाब से काफ़ी प्यार है। पंजाब जी। में मेरे परिवार पूरा, पेरेंट्स का पूरा पंजाब में है, तो पंजाब में हर एक जगह पे घूमा हूँ, लेकिन हूँ मैं दिल्ली का। क्या बात है। और डॉक्टर साहब, पिताजी आपके इंजीनियर, जी। आप कैसे इस लाइन में जाना हो गया, मेडिकल लाइन में कैसे इस तरफ मुड़ गए? तो पेरेंट्स जो है, बच्चा जो है दो पेरेंट्स के अंदर छत्र छाया में रहता है। तो जी मदर की तरफ से जो है मेरे नाना जी जो है वो काफ़ी अच्छे किस्म के इंसान थे, बहुत बड़े डॉक्टर थे अपने ज़माने के। एक छोटे से शहर में बठिंडा के पास एक छोटा सा एरिया है, गुलियाना मंडी। जी वहाँ पे वो अंग्रेज़ों के टाइम पे उन्होंने अपना मेडिकल एजुकेशन जो ली वो बर्मा में ली। बर्मा से जब 1942 में बर्मा जब जापान के अंडर आ गया वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे, तो वो जी फिर पाकिस्तान उनको वापस आना पड़ा। और पाकिस्तान से फिर 1947 में वो पंजाब आए। और पंजाब में कुछ हालात ऐसे हुए जो 47 की पार्टीशन के टाइम पे जो दुखद घटनाएं उन्होंने देखी, जी उसके रहते हुए वो फिर एक गुनियाना मंडी में जाके सेटल हो गए। और वहाँ पे उन्होंने अपना प्रैक्टिस बढ़ाई, काफ़ी काम किया। मैं सबसे बड़ा नवासा था उनका, सबसे बड़ा ग्रैंडसन था उनका। तो जी जो दोपहर को पंजाब में सबकी आदत है कि सब सो जाते हैं, तो उनके मोटरसाइकिल के पीछे बैठ के हम लोग स्कूलों के चक्कर, जो स्कूल के डॉक्टर थे वो आसपास के सारे गाँव के, तो उनकी BSA मोटरसाइकिल में बैठ के पूरे गांव में चक्कर मारता था। और फिर मेरे मामा जी डॉक्टर बने, मेरी कई मासियाँ जो डॉक्टर बनी, तो उनको देखा देखी फिर इस लाइन में की तरफ मेरा रुझान हो गया। पता भी नहीं चला कब क्या बात है। इंटरेस्ट बन गया। बिल्कुल, वो जो बचपन में कहते जो लिखा जाए, वो एक स्लेट होते बच्चे जैसे, वही उस पर फिर लिखा जाता है। और आप में जैसे ये शौक जागा क्योंकि बीज जो था वो घर से ही डला। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, हाँ। ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ से ये मुझे था, लेकिन पता नहीं था कि इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इसी में लगा दूंगा। जी। और फिर जब स्टडी का टाइम आया, फिर कैसे, कहाँ पर ये स्टडी जो आपने की? जो मैं दिल्ली में ही, मैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज का पढ़ा हुआ हूँ। वहाँ पे मेडिकल कॉलेज मैंने दिल्ली में किया। उसके बाद में फिर जब पढ़ाई करते थे, जब हम देखते थे अपनी किताबों में, अपनी रिसर्च वगैरह में, जो जितनी भी स्टडीज़ वगैरह जब देखते थे कि सब डेटा जो है अमेरिका से आ रहा है, जी यूनाइटेड स्टेट्स का सारा डेटा था। जी तो दिल किया कि वाई नॉट गो टू द सोर्स, कि सीधा जहाँ से सारी रिसर्च हो रही है, जहाँ पे सारा कुछ पता चल रहा है, वहीं पे जाया जाए। तो उन दिनों में US आने का इतना शौक था नहीं बच्चों को। वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में हम, आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट वंस जो हम लोग US आए। जी और कोई ज़्यादा पता भी नहीं था कि कैसे जाना है, कैसे करना है, रेजिडेंसी कैसे लेनी है, एग्ज़ाम कैसे देना है, सब कुछ पता चला। फिर मुश्किलों का सामना किया और फिर आए। और
कुछ ये भी है ना कि कुछ पंजाबी खून है, तो कुछ मुश्किलों को देखते हुए कि चलो कोई बात नहीं, देखी जाएगी जो जी, होगा। वो जज्बा जो है बिल्कुल, वो जो दिल में बिल्कुल। रहता है जी। बिल्कुल। और यहाँ आप कौन सी ईयर में आए? 1992 में, 1992 15 अगस्त 14 अगस्त को मैं इंडिया से निकला और 15 अगस्त को मैं न्यूयॉर्क क्या पहुंचा। बात है। और न्यूयॉर्क जो आजकल का न्यूयॉर्क सिटी है वो बिल्कुल अलग था उस ज़माने में। मुझे हिदायत दी गई थी, मेरे फादर के फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे हिदायत दी थी कि आप जब भी निकलें बाहर तो मेक श्योर कि कम से कम $20 जेब में होने चाहिए, क्योंकि अगर कहीं सबवे वगैरह में गए और कहीं किसी ने आपको मग किया, किसी ने लूटने की कोशिश की, तो अगर आपकी जेब में कुछ भी पैसे ना निकले, कहीं वो उसी बात पे गोली ना मार दे। तो इन हिदायतों के बावजूद अब कुछ पहला दिन मुझे याद है जब न्यूयॉर्क सिटी में पहले दिन पहुंचा, तो 7 ट्रेन फ्लशिंग से लेके मैं टाइम स्क्वायर गया। तो टाइम स्क्वायर पे रास्ते में एक तो लोगों से बातचीत हो रही थी सब ट्रेन में, तो कह रहे थे आज तेरा पहला दिन है, तो पहले दिन ही अकेला जा रहा है। तो उसमें क्या बड़ी बात है, पहला दिन है अकेला जा रहा हूँ तो उसमें कोई बात नहीं है। जी टाइम स्क्वायर में मैं जब ट्रेन से बाहर निकला, बिल्कुल सुनसान सड़कें, अजीब अजीब से लोग घूम रहे, क्योंकि उन दिनों का न्यूयॉर्क बहुत ही अलग था आजकल के न्यूयॉर्क से। आजकल कभी आप जाएं टाइम स्क्वायर की तरफ संडे को, इमेजिन नहीं कर सकते कि सुबह 10 बजे वहाँ पे एक भी इंसान ना हो। जी बिल्कुल। और अपने दोस्त से मैं मिलने गया था, तो वो दोस्त मेरा लॉन्ग आइलैंड से आया, हम दोनों वहाँ पे मिले, हम दोनों ने थोड़ी बहुत सैर की। मेसीज गए सबसे पहले दिन, जी और मेसीज में भी सुनसान खाली पड़ा हुआ। और अगले दिन कुछ दिनों बाद इंडिया डे परेड थी, 15 अगस्त के आसपास इंडिया डे परेड होती है न्यूयॉर्क जी सिटी में। तो वहाँ पे अनुपम खेर जी आ रहे थे सामने से, उनसे थोड़ी देर बात की वो उस परेड के लिए आए हुए थे वो। जी तो वो ज़माना अलग था, अब का न्यूयॉर्क सिटी बिल्कुल अलग है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब आप कह रहे हो कि वो ज़माना अलग था, ये ज़माना अलग था, तो रेजिडेंसी के बारे में पूछूंगा। उस टाइम पे रेजिडेंसी करना इजी था यहाँ आके इंडिया से, या आज के टाइम पे इजी है रेजिडेंसी करना? मुश्किलें जो हैं वो उस ज़माने में अलग थी, इस ज़माने में अलग है। मुश्किल हमेशा से रही है कि आप यदि, मुझे कई पेरेंट्स, मेरे पेशेंट्स के पेरेंट्स जो आते हैं वो पूछते हैं कि हमारा बच्चा मेडिकल में जाना चाहता है, एक तो वो पोलैंड में एडमिशन मिल रही है उसको कहीं अरूबा में एडमिशन मिल रही है, तो क्या करें। जी तो मुझे उनको मैं यही कहता हूँ कि बेस्ट होगा कि अगर डीओ कॉलेज भी मिले अमेरिका का ही, अगर मेडिकल कॉलेज हो तो बेस्ट है। जी उसका कारण ये है कि जब आपके ऊपर ये लेबल लग जाता है कि आप फॉरेन मेडिकल डॉक्टर हैं, फॉरेन ग्रेजुएट है, आजकल IMG कहते हैं, इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट कहते हैं उस चीज़ को, इट्स ऑलवेज वेरी टफ, हमेशा से मुश्किल रहा है। हमारे ज़माने में ये था कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था कि एग्ज़ाम है क्या, जी हमें तो पेपर के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि उसमें पूछा क्या जाता है, किस चीज़ की तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, जी बिल्कुल नया था। कोई हमारे को बताने वाला नहीं था, कोई सीनियर्स नहीं थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया हो जो बता सके कि ये ऐसे तैयारी करो। बिल्कुल। और उसके बाद अच्छा पढ़ाई कर ले, आपने पढ़ाई एग्ज़ाम पास कर लिया, उसके बाद आप रेजिडेंसी कैसे अप्लाई करनी है, कुछ बेसिक्स आइडिया था। तो दिल्ली में एक यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसी की तरफ से एक सेंटर है कनॉट प्लेस के पास, वहाँ पे जाके हमने थोड़ा बहुत लोगों से पूछा कि कैसे करना है, और वहाँ से कोई इंटरनेट नहीं था, कोई ईमेल नहीं थी, जी तो सब कॉरेस्पॉन्डेंस से फिर पता चला कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे फिर 5-6 जगह पे अप्लाई किया रेजिडेंसी में, 2-3 इंटरव्यूज़ आए। तो बिल्कुल थोड़े से इंटरव्यूज़ आते थे उस ज़माने में। जी इवन यहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं उन लोगों को कुछ आइडिया नहीं था कि इंडिया के स्टूडेंट्स का स्टैंडर्ड क्या है, कि कैसे उनको एवेलुएट किया जाए। तो वो दे वर वेरी स्केप्टिकल कि इंडिया के बच्चों को हम कैसे लें, कि पता नहीं कैसे डॉक्टर निकलेंगे। इंडियंस मेडिकल में थे लेकिन इतने ज़्यादा नहीं थे जितने आजकल है। जी अब जो मुश्किलात ये है कि अब जो बच्चे आ रहे हैं उनको बेचारों को ज़्यादा मुश्किल इस बात की है क्योंकि रेजिडेंसी के स्लॉट्स जो हैं नए नहीं बन रहे। मेडिकल कॉलेज अमेरिका में बहुत सारे नए खुल गए, बहुत सारे अमेरिकन ग्रेजुएट्स जो है बच्चे निकल रहे हैं। कैरेबियन, वेस्ट इंडीज़ के इतने सारे कॉलेज खुल गए, अरूबा में खुल गए हैं, ग्रेनेडा वगैरह में बहुत सारे मेडिकल कॉलेज खुल गए, जहाँ पे एक एक क्लास 200-250 बच्चों की निकलती है, उनको रेजिडेंसी नहीं मिलती, जी क्योंकि रेजिडेंसी के स्लॉट्स कांग्रेस अलॉट करती है। कांग्रेस को फंडिंग देनी होती है रेजिडेंसी के स्लॉट्स की। जी अब वो फंडिंग इंक्रीज पिछले 20-25 सालों से नहीं हुई है। जी तो जब तक रेजिडेंसी के स्लॉट्स नहीं बढ़ेंगे, अमेरिकन ग्रेजुएट्स को भी प्रॉब्लम होगी, फॉरेन स्टूडेंट्स की तो बात ही छोड़ दो। जी तो अब मेरी जो सबको यही सजेशन रहती है कि ये सब सोच के यदि आप फिर भी चाहते हैं कि USA आना चाहते हैं तो मुश्किलें हैं, तैयार हो जाओ उसके लिए, और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एक तो अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा, और अब इस साल से ये हो गया कि पास फेल हो गया सिर्फ, क्योंकि पता भी नहीं कि नंबर के पहले होता था कि आपका ये स्कोर इतना है, अब सिर्फ पास फेल कर दिया है। तो उस समय में हॉस्पिटल कैसे इवैल्यूएट करेगा कि ये स्टूडेंट कितना अच्छा है,
तो अपने आप को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कई बच्चे 5-5 साल तक रिसर्च करते हैं, रिसर्च पेपर्स छापते हैं, उसका भी कोई पता नहीं कि उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं रेजिडेंसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल। हाँ, तो मुश्किलें उस ज़माने में भी थी, अब भी है। क्या बात है। और ये मुश्किलें हमेशा रहती हैं, और कहते हैं जो मुश्किलों से होके गुजरता है, हाँ, जो सोना होता है, जो हम जेवर बने हुए देखते हैं, वो जो एक आग से अग्नि से निकल के बनते हैं, हाँ। लेकिन वो जरूरी होता है ये प्रोसेस बिल्कुल, भी, बिल्कुल। तभी इंसान को उस चीज़ की वैल्यू का पता चलता बिल्कुल, है। बिल्कुल। और दर्शकों, डॉक्टर साहब बहुत अच्छी अच्छी हमारे साथ बातें कर रहे हैं। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, और यहाँ समय हो चला है एक ब्रेक का, और मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हेल्थ के विषय में बात कर रहे हैं। अक्सर हम ये सुनते आए कि हेल्थ इज़ वेल्थ, जो असली धन है ये हमारी सेहत है, और इस बात को हम सुन के कहीं ना कहीं वैसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन जब समय आता है तब हमें इस कोड का सही में जो वास्तविक मूल्य है वो पता चलता है कि ये धन कितना ज़रूरी है, और इसको कमाने के लिए हम बहुत कम ध्यान देते हैं। और आज इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर छाबड़ा जी। जी डॉक्टर छाबड़ा जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, जो लगभग 2 साल का समय निकला पिछला, जो हमने नहीं सोचा था, बहुत सारा ऐसा मंजर हमें देखने को मिला, और एक डर का माहौल था, लोग कांप रहे थे, इतना भय था लोगों के मनों में। अब लगता है कि शायद वो समय जो है निकल गया। कैसा है उसके बारे में आपसे पूछना चाहूँगा कि आज के समय में कोविड का कितना असर है। तो जो आपने बात कही बिल्कुल ठीक कही। 2 साल पहले मार्च 2022 में मैंने अपना पहला मरीज देखा था कोविड का। जी उसके बाद जो मंजर हमने हॉस्पिटल में देखे, सब कुछ बंद हो गया। आपको पता ही है, न्यूयॉर्क सिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई, पूरी दुनिया बंद हो गई थी। जी लेकिन सबसे पहला कहर जो ढला, न्यूयॉर्क पे डला। जी न्यूयॉर्क सिटी वाज द फर्स्ट वन। बिल्कुल। और उस ज़माने में जो हम लोगों ने देखा है हालात, कई लोगों का अभी भी, कई लोग जो भूले भटके लोग हैं वो अभी भी कहते थे कि अरे कोविड कुछ नहीं होता। उनको जो मैंने देखा, मेरी आंखों से देखें आप, तो जो मंजर मेरे दिमाग में अभी भी चलते हैं, जो मैंने हालात पेशेंट्स के देखे थे, अच्छे खासे चलते हुए मरीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गए। बिल्कुल मुझे अभी भी एक मंजर याद है। एक मेरे मरीज़ थे बेचारे, बहुत ही प्रतिष्ठित इंसान, क्वींस के, उनके काफ़ी फॉलोइंग, उनकी सोशली काफ़ी फॉलोइंग थी। जी उनकी आखिरी सांसें जब गिन रहे थे तो वो, उनको, उनका बेटा भी एक डॉक्टर है, वो, हम दोनों उनके कमरे में गए और हमने फेस टाइम पे उनके ग्रैंड किड से बात कराई। तो उनकी बातें सुन सुन के, हनुमान चालीसा पढ़ पढ़ के, वो उनकी आंखों में थोड़ी सी सांस आई, तो उन्होंने फिर हाथ से इशारा किया कि चलो मैं ठीक हूँ, अब तुम लोग जाओ। कमरे से मैं बाहर गया और 5 मिनट बाद मुझे एकदम से फ़ोन आया कि चल बसे वो। तो उस ज़माने की वो जो मंज़र है, इस तरह की कई ऐसे किस्से हुए मेरे सामने। जी और उसके बाद मैं कई हॉस्पिटल में, लॉन्ग आइलैंड जूश हॉस्पिटल के साथ एफिलिएटेड हूँ मैं। जी वहाँ पे हॉस्पिटल में आईसीयू की तरफ से कभी निकलता था, मुझे लगा था कि 64 मरीज़ पड़े हुए हैं हॉस्पिटल में, इनमें से एक भी नहीं बचेगा। पता था ये बात का, जी लेकिन बेचारे लोग बिल्कुल सेडेटेड, बिल्कुल पड़े हुए हैं कि दे वेटिंग टू डाई। जी ऐसी हालात थे। कई किस्से जो हमारे कॉलीग्स थे, हमारे डॉक्टर्स कॉलीग्स थे, हम लोगों ने जो देखे हैं कि 20-20 साल का बच्चा जो है, उसकी लंग की कैंसर सर्जरी करनी पड़ी क्योंकि लंग्स बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। 2/3 लंग निकालना पड़ा, सिर्फ 1/3 लंग पे बेचारा बच्चा चल रहा है, 20 जी साल का। जी उन मंजरों से हम निकले हैं। तो यदि आपको कोई ये कहे कि ये बेकार की बात है, कोविड कुछ नहीं था, तो उसको ज़रा बोले कि ज़रा मेरी तरफ से देखिए। मैंने उन ज़माने में कुछ वीडियोस भी, जब हॉस्पिटल में जब मन बहुत भरा आता था, तो हॉस्पिटल में बैठ के मैं अपने फ़ोन पे वीडियोस बनाता था। जी काफ़ी लोगों ने लाइक किया, व्हाट्सएप पे काफ़ी वायरल भी हुए थे उस ज़माने में। जी थैंक गॉड, भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि वो उस ज़माने से हम निकल चुके हैं। जी अब जो लेटेस्ट ओमाइक्रॉन निकला है, उसके बाद कोई वेरिएंट अगर निकलता है तो होपफुली माइल्ड रहेगा। ओमाइक्रॉन में भी हमने जो देखा, कुछ मरीज़ों को वाकई हॉस्पिटल आने की ज़रूरत पड़ी थी ओमाइक्रॉन के थ्रू भी, लेकिन हमारे पास अब दवाइयाँ हैं, अब गोलियाँ हैं, हमारे पास वैक्सीन्स बहुत अच्छे आए हैं जिनकी वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ा। और उसके बाद जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो हैं वो भी काम की उस ज़माने में काफ़ी हद तक। अब और भी नई दवाइयाँ आ रही हैं, नए वैक्सीन्स अभी भी बन रहे हैं, जी और फाइज़र, मॉडर्ना वगैरह वैक्सीन तो हमारे पास हैं ही। जी तो उनसे काफ़ी अच्छी तरह से हमारी सोसाइटी जो है वो उभर पाई है इस चीज़ से। जी तो अब जो है इस ज़माने में जो मैं देख रहा हूँ, पेशेंट्स हैं जो अगर उनको कोविड होता भी है तो इट्स माइल्ड,
माइल्ड इन द सेंस कि जैसे यदि आपको फ्लू हो, कोई खांसी जुकाम हो, वैसे हुआ। जी। कई लोगों को तो पता भी नहीं चला कि उनको कोविड हुआ था, जी। बाद में जब टेस्टिंग की तो पता चला कि कोविड था। जी। तो उस थे इवन 100 साल पहले जो 1918 में जो स्पेनिश फ्लू हुआ था, उसके भी अगर किस्से हम पढ़े पुराने मेडिकल लिटरेचर में देखा जाए, या अखबार जो उस ज़माने की अखबारें अगर निकाल के देखी जाए, उस ज़माने में भी वो पेंडेमिक इसी तरह से ख़त्म हुआ था कि पहले बहुत स्ट्रॉन्ग वायरस था, धीरे धीरे करके वेरिएंट्स नए नए जो आते गए वो माइल्डर होते गए, और उसके बाद फिर इंसानियत उससे निकली। तो उम्मीद यह है कि अब हम पूरी दुनिया में इस चीज़ से निकल रहे हैं। जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 2022 जो है वो काफ़ी अच्छा साल निकलेगा और हम लोग बिल्कुल। नॉर्मल और की जैसे तरफ डॉक्टर आएंगे। साहब आपने कहा कि बिल्कुल उस समय एक ऐसा मंजर था कि लोग टीवी देखने से भी डरने लग गए थे, क्योंकि जब टीवी में न्यूज़ देखते थे हाँ तो इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद में वो जो लोग जाते हुए देख रहे थे हम, हाँ, तो बड़ा एक वो मन करता ही नहीं था कि टीवी लगा के भी न्यूज़ देखी बिल्कुल जाए। बिल्कुल। इतना एक भयानक दौर से वो हाँ निकले हम। हाँ। और ये परमात्मा कृपा करे कि आने वाला समय जैसे आपने कहा ये साल लेकिन सारा कुछ उस ज़माने में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इंसानियत की जो कदर है उस ज़माने में, हम लोगों की, फिजिशियंस की, हम डॉक्टर्स की, हेल्थ केयर वर्कर्स की जो हेल्प सोसाइटी ने की उस समय, वो हम कभी नहीं भूल सकते। हमें रोज़ जो है लंच मिलता था बाहर से कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन मुझे फ़ोन करके कह देते थे कि डॉक्टर साहब हम पूरा का पूरा ट्रक लेके आ रहे हैं खाने का। वो जो लंगर का जो उस दौर चढ़ा, वो हम लोग वाकई शुक्रगुजार हैं सोसाइटी के जी। उस बारे में। और कि बल्कि मैं ये कहूँगा उस समय में जो आप डॉक्टर्स थे, और आप तो जैसे किसी के अगर कोविड हुआ लोग उसके पास जाने से डरते थे, हाँ और आप तो रोज हॉस्पिटल्स में जाते थे जहाँ पर हजारों हजारों लोग पड़े होते थे। उस समय वाकई एक जो पूरी मेडिकल फील्ड में जो लोग हैं एक भगवान का रूप बन के सामने है, क्योंकि अगर वो वहाँ पे ना होते हाँ तो जो लोग बचे हैं वो ना बच पाते। और किस तरह से वो हुआ, और जैसे आपने कहा कि लोगों ने बहुत हेल्प करी। अक्सर लोग ये एक बात कहते हैं कि दुनिया में बहुत बुरे लोग हैं, हाँ दुनिया बुरे लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन अगर देखा जाए तो इतनी अच्छाई सामने आई उस समय, जैसे आपने कहा इंसानियत की बात, कि वाकई ऐसा लगता है कि दुनिया में बुराई तो बहुत कम है, अच्छे लोग आज भी बहुत ज़्यादा तादाद में हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल ठीक है आपने। जी। और इसके बाद डॉक्टर साहब जैसे अभी वैक्सीन की बात हम सुनते हैं, वैक्सीन कैसे लगवानी चाहिए, नहीं लगवानी चाहिए, लोग बड़े भरमाते हैं, क्या करना चाहिए इस बारे में? हम लोगों ने जिस दिन एज ए फिजिशियन जिस दिन हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल हुई, उससे अगले दिन जाके हमारे को नंबर दे दिया गया कि हम जाके लगवाएं। हम लोग वेट कर रहे थे कि जी। कब वैक्सीन मिले और कब हम, जो हमारे चिंता होती थी पेशेंट के कमरे में जाने से पहले, 1-2 मिनट पहले मैं बाहर खड़ा होकर सोचता था कि अब मैं इस कमरे के अंदर कैसे जाऊंगा, अब मेरे को ये करना और इतनी देर में बाहर निकलना है। वो जो डर था हमारे बीच में, वो वैक्सीन की तरफ से कम हो गया। जी। और हम लोग जो फिजिशियंस हैं, हम लोगों ने सबसे पहले तो हम ही लोगों को मिली थी, अवेलेबल हुई थी। जी। हम लोगों में से काफ़ी लोग उसके बाद में फिर हमारे को कोई कोविड का कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद जब सोसाइटी के अंदर वो वैक्सीन आया तो हमने फिर ये बात देखी कि जिसको वैक्सीन लग गया उसको यदि वो हुआ भी कोविड तो बहुत ही माइल्ड था। तो वैक्सीन तो डेफिनेटली इफेक्टिव, काफ़ी उन्होंने असर किया है, चाहे फाइजर मिला हो, चाहे मॉडर्ना मिला हो, चाहे कोवैक्स, जो बाकी जो एस्ट्राजेनेका वगैरह जो बाकी कंट्रीज़ में मिले। लेकिन अब जो है, जो फॉल्स न्यूज़ कह लें या जो लोगों ने अफवाहें उड़ाई हुई हैं कि वैक्सीन तो ये है, वैक्सीन तो वो है, प्लीज़ 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 उनकी तरफ कोई ध्यान ना दें। यदि आपके परिवार में किसी ने अभी वैक्सीन नहीं लगवाया तो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, बूस्टर ज़रूर लगवाएं, क्योंकि बूस्टर के बाद जो है, इसीलिए अब हम नॉर्मलसी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों ने, स्पेशली न्यूयॉर्क में, स्पेशली अमेरिका में, लोगों ने जो वैक्सीन लगवा चुके हैं, उनकी वजह से हम लोग नॉर्मल हो रहे हैं, वरना हम लोग अभी भी उसी दौर में फंसे रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये जो अफवाह उड़ाने वाले लोग जो हैं, उनके पास काफ़ी फंडिंग है, उनके पास काफ़ी ताकत है, दे आर मडिंग द वाटर्स। प्लीज़ डोंट डू दैट। अपने आप को बचाइए, अपने परिवार वालों को बचाइए, अपने सीनियर सिटीजन जो आपके साथ में रहते हैं, जिनके साथ आप इंटरेक्ट करते हैं, उनके सेक के लिए प्लीज़ वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। जी। और डॉक्टर साहब वैक्सीन की जब बात चलती है तो काफ़ी ऐसी न्यूज़ भी आई उस समय कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं बहुत ख़तरनाक हैं, और एक्चुअली में ऐसा भी कहा गया कि ये असल में आपके अंदर ये कोरोना ही डाला जा रहा है वैक्सीन के थ्रू। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? जो मेन 2 वैक्सीन हैं मॉडर्ना के या फाइजर के, वो द mRNA टेक्नोलॉजी। mRNA टेक्नोलॉजी में जो है,
वायरस नहीं है, वायरस का एक हिस्सा है जो उसको आरएनए की तरफ से उसको एक्सप्लॉइट करके वायरस जैसी ही कोई पार्टिकल आपकी बॉडी में बनाता है ताकि आपकी बॉडी उसको फाइट कर सके। तो ये वायरस इंजेक्ट नहीं हो रहा है जी वायरस जैसा ही उसका एक हिस्सा जो है उसको रिप्रोड्यूस किया जा रहा है जाके आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट कर सके। टेक्नोलॉजी नई नहीं है, इसको टेक्नोलॉजी को डेवलप होते हुए 20-25 साल हो चुके हैं। तो ये भी भ्रम था कि लोगों की ये नई टेक्नोलॉजी है, पता नहीं क्या होगा इससे। जी बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी नहीं है, 20-25 साल से चल रहा है। अब उल्टा ये भी हो रहा है कि उसी टेक्नोलॉजी के आगे जनरेशन्स बढ़ के और कई बीमारियों के लिए वैक्सीन्स जो है वो तैयार हो रहे हैं। तो बिल्कुल इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि ये कोरोना वायरस ही आपको अंदर डाला जा रहा है। साइड इफेक्ट की आपने बात की, तो साइड इफेक्ट डेफिनेटली हर एक चीज़ के होते हैं। कोई भी चीज़ यदि आप सांस ले रहे हैं, जो हवा ले रहे हैं उसमें अगर पॉल्यूशन है तो उसका भी साइड इफेक्ट होगा आपकी बॉडी के ऊपर। जी तो कोई, लेकिन उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन स्टेटिस्टिक्स की मैं बात करूंगा इस टाइम पे। स्टेटिस्टिकली यदि 1% साइड इफेक्ट किसी चीज़ का होता है तो इसका मतलब कि 100 में से 1 में किसी को साइड इफेक्ट होगा। जी अब उस 100 को हंड्रेड्स ऑफ मिलियन से मल्टीप्लाई कीजिए जितने लोग इफेक्ट हुए थे। जी मतलब वो 100 का एक जो है वो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स हो गए। तो उस हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स के नंबर तो फिर भी बड़ा है ना। जी तो लोग वो देखते हैं कि काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम हुई, लेकिन स्टेटिस्टिकली देखा जाए तो वो 1% ही है। जी लेकिन जो डिनोमिनेटर अब अगर उसका बहुत ज़्यादा हो गया तो ऑफ कोर्स न्यूमरेटर भी बढ़ेगा। जी तो नंबर ऑफ पीपल हु आर अफेक्टेड बाय दिस इफेक्ट इज डेफिनेटली लार्ज बिकॉज द डिनोमिनेटर वाज लार्ज। जी। और डॉक्टर साहब, जैसे आपने नाम ले रहे हो मॉडर्ना है या फाइजर है, अगर किसी ने दोनों में से एक लगवाया, बाद में उसने चेंज करना हो, इसमें चेंज कर सकते हैं या वही वाला वैक्सीन दोबारा लगवाना पड़ता कोई ज़रूरी नहीं है, जो मिलता है प्लीज़ लगवा लीजिए। सेकंड डोज जो है इंटरचेंज लोगों ने कईयों ने की है, उसका कोई उनके ऊपर कोई बुरा असर नहीं हुआ क्योंकि दोनों की टेक्नोलॉजी सेम थी। है? जी बूस्टर में लोगों ने चेंज किया है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी बूस्टर मिलता है प्लीज़ लगवा लीजिए। जी और उसमें कोई, उसके जैसे स्टडीज़ भी हुई हैं, उसमें ये भी देखा गया है कि यदि आपने बूस्टर किसी और टेक्नोलॉजी का लगवाया तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, कई मेरे जो है रिश्तेदार दोस्त जो इंडिया से को वैक्सीन लगवा के आए थे, जी उन्होंने यहाँ पे आके फिर मॉडर्ना लगवा लिया, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उनको। जी। तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन जरूरी ये है कि लगवाना जरूरी है, बिल्कुल। जिससे आपका बचाव हो सकता है। हाँ जी, और ये बहुत जरूरी बात है जैसे आपने कहा, और बार बार ये ताकीद जो है मेडिकल लाइंस के द्वारा की जा रही है कि आप ये जरूर कराएं ताकि हम इस चीज़ से जितना अगर थोड़ा बहुत कहीं रह भी गया है वो ही हम जल्दी जो है इससे बाहर आ सके। बिल्कुल। जी, और दर्शकों, बहुत ही ज़रूरी ये बातें हैं जो कि डॉक्टर साहब द्वारा हमें बताई जा रही हैं। और यहाँ समय हो चला है एक ब्रेक का, और भी बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत से मन में सवाल हैं जो हम डॉक्टर छाबड़ा से करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं हेल्थ के बारे में, कैसे अपनी हेल्थ को हम ठीक रख सकते हैं, और स्पेशली पिछले 2 सालों में कैसे हमने वो मंजर देखा, कैसे हम निकल के आए, और उसके बाद अभी क्या क्या प्रिकॉशंस जरूरी हैं। इन सब के लिए चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर छाबड़ा जी। जी डॉक्टर छाबड़ा, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, जैसे हमने वो 2 सालों का जिक्र किया, 2 सालों में हमने देखा कि आज 2 सालों के बाद ऐसा देखा जा रहा है कि जो लोग हैं काफ़ी हद तक वो हॉस्पिटल्स जाने से डरते हैं, क्लिनिक जाने से डरते हैं। 2 सालों में अपना चेकअप भी नहीं कभी करवाया, और उसका परिणाम काफ़ी कुछ हुआ। काफ़ी लोग मैंने देखा जो पहले वीक था भी काफ़ी तंदुरुस्त हो गए। तंदुरुस्त कहने का मतलब ये नहीं कि सेहत करके हो गए, मतलब सेहत काफ़ी उनकी बढ़ गई। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि 2 सालों में जो है लोग, ऑब्वियसली मार्च 2020 के बाद तो हॉस्पिटल जाने से लोग, क्योंकि हॉस्पिटल में सिर्फ कोविड ही था और कुछ था नहीं, जी तो जिनको अपने रेगुलर चेकअप कराना था, जिनको अपने कैंसर के टेस्ट कराने थे, हार्ट के टेस्ट कराने थे, वो सब हॉस्पिटल जाने से डाले थे। बिल्कुल ठीक बात थी उस ज़माने में। जी 2021 में थोड़ा बहुत खुला तो लोगों ने फिर, जिनको, लेकिन फिर भी कतरा रहे थे लोग। अब जो है लोगों में जो डर बैठा हुआ है उसको निकालने की ज़रूरत है। क्योंकि मेरे अपने प्रैक्टिस में, मेरे अपने मरीज़ों में कईयों में ये हुआ है, बेचारे जो है अपना चेकअप नहीं कराए या उन्होंने डर के मारे नहीं, घर में बैठे रहे, कैंसर बढ़ गया और पेशेंट्स बेचारे दे लॉस्ट देयर लाइफ ऑल्सो, कि कैंसर की वजह से या हार्ट की वजह से चेकअप नहीं करवा पाए। अब जो है, अब उस डर से निकलने की ज़रूरत है। कई लोगों, जैसे आपने कहा कि वेट गेन कर लिया कई लोगों ने, इंक्लूडिंग मी। आई मीन, जो एक्सरसाइज में पहले करता था कि वो नहीं हो पा रही, लेकिन अब उस चीज़ को वापस लाने की ज़रूरत है कि अपना शरीर को तंदुरुस्त, चुस्त तंदुरुस्त रखें,
एक्सरसाइज करें रोज़, चाहे बाहर ठंड पड़ रही है, आजकल पिछले दिनों में काफ़ी ठंड पड़ी है न्यूयॉर्क एरिया में, लेकिन अपने आप को एक्सरसाइज करने के लिए घर के अंदर ही चाहे आप आगे पीछे चलें, तो ब्रिस्क वॉकिंग करें, और जितना भी हो सके एरोबिक एक्सरसाइज, जो कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज जिसको कहते हैं, कि स्टेशनरी बाइसिकल चलाएं, अपना एलिप्टिकल चलाएं, ताकि और अपना ट्रेडमिल वगैरह चलाएं, ताकि जो अपने आप को बॉडी को तंदुरुस्त रखा जाए। अब अगर हेल्थ की बात करें, जो डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर्स आर टेकिंग ऑल प्रिकॉशंस। उनके पास जो है कई डॉक्टर्स के पास जो है स्क्रीन्स लगे हुए हैं कि मरीज़ों को अलग अलग रखा जाए, और उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाने से पहले वो आपका टेम्परेचर ज़रूर चेक करते हैं कि आपको कोई बुखार तो नहीं है। अगर बुखार है तो मैं अपने दफ्तर में तो ये करता हूँ कि कोविड टेस्ट पहले करवा लेता हूँ और उसके बाद अंदर आने देता हूँ मरीज़ों को। तो प्रिकॉशंस पूरे लिए जा रहे हैं। अपने जो है रूटीन चीज़ें जिनका ध्यान नहीं रखा गया है, आप कई लोगों ने अपने एनुअल वेलनेस नहीं कराया, अपना चेकअप नहीं करवाया। यदि आपके पास यदि सीनियर सिटीज़न है, आपके पास मेडिकेयर है, तो आपका डॉक्टर जो है एक साल में एक बार एक फ्री, मेडिकेयर की तरफ से एक फ्री टेस्ट होता है, एनुअल वेलनेस विजिट, वो कराना बहुत ज़रूरी है। उसमें आपके सवाल पूछे जाएंगे आपसे, और आपके जो है कि सेहत कैसी है, आपके बारे में, दवाइयों के लिए आपके पास साधन है कि नहीं, डॉक्टर के पास जाने का साधन है कि नहीं, वो सब सवाल पूछे जाते हैं। इट्स फ्री फ्रॉम मेडिकेयर एनुअल वेलनेस विजिट कहते हैं उस चीज़ को, वो चीज़ करवाएं। उसके बाद अपने एनुअल फिजिकल कराएं, अपने ब्लड टेस्ट करवाएं, अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं, अपनी शुगर चेक करवाएं, अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाएं। लेडीज़ जो है अपने, यदि आपकी एज उतनी है तो मैमोग्राम ज़रूर करवाएं। अपना यदि आप 50 की एज के ऊपर हैं तो अपनी कोलोनोस्कोपी ज़रूर करवाएं। 45 साल के ऊपर भी कई दफ़ा कोलोनोस्कोपी करानी ज़रूरी होती है, ताकि कोलन कैंसर की स्क्रीनिंग पता चल सके। ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी हैं एक नॉर्मल सेहत के लिए। तो इन तरफ से ध्यान लोगों का हट गया था या डर बैठ गया था, बहुत ज़रूरी है उस चीज़ को वापस लेके आना। मैं ये नहीं, इसलिए अब लोग ये कहेंगे ये तो अपने नंबर बढ़ा रहा है या तो अपने पैसे बनाने की बात कर रहा है, कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे पास मरीज़ बहुत आते हैं। मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि आप मेरे पास आए कि ना आए, अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए, क्योंकि ये आपकी अपनी सेहत के लिए। ये आर्गूमेंट आप अपने खुद से कर रहे हैं कि मैं तो ये नहीं करूँगा, मैं तो वो नहीं करूँगा, तो डॉक्टर के पास आर्ग्यू करने की बात नहीं है। यह आर्गूमेंट आपकी खुद की है कि मुझे अपनी सेहत के कितना ध्यान रखना है। जिस मंजर से हम लोग गुजरे हैं, लाइफ का कोई पता नहीं, अचानक कभी भी कुछ भी हो सकता है। जिस चीज़ के बारे में पता है कि जो प्रिवेंट की जा सकती हैं, उनको तो हम प्रिवेंट करें ना, ये आर्गुमेंट है जी। और डॉक्टर साहब, जब ये दौर चला कोविड का, तो लोगों ने काफ़ी घरेलू नुस्खे भी अपनाए। बिल्कुल। तो काफ़ी जो कावे वगैरह थे, लोग वीडियोस बना के डालते थे, ये कावा पिया जाए, इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सकती है, एंटीबॉडीज़ में बन सकती है। तो वो इस मामले में कितनी हद तक सच्चाई है जो कावे वगैरह हम यूज़ करते हैं? देखिए, मैं घरेलू नुस्खों के अगेंस्ट नहीं हूँ जी, लेकिन प्रमाणित हो ना, कोई प्रमाण हो उनका कि ये वाकई काम करते हैं। जी, यदि हम कोई, जैसे एलोपैथिक दवाई, अंग्रेजी दवाई जिसको कह दें, अगर वो कोई बनाता है तो उसके बारे में हमें ब्लैक एंड वाइट में होता है कि ये इसका इफेक्ट है और ये इसका साइड इफेक्ट है। जी, डाउन टू द लास्ट 0.1% साइड इफेक्ट्स उसके लिखे हुए होते हैं, जी, उसके पेपर जो आपको फार्मेसी पे उसके साथ में मिलता है। बिल्कुल। लेकिन जो घरेलू नुस्खे हैं, या कोई आपको ये कहे कि ये वाली औषधि ले लो, ये वाली आप कोई दवाई ले लो, कोई देसी दवाई है, उसका साइड इफेक्ट क्या है, उसका इफेक्ट कितना परसेंटेज में कितना है, उसका कोई प्रमाण नहीं है। जी, अगर कोई ऐसी चीज़ मिलती है जिसके बारे में रिसर्च की गई हो, जिसके बारे में पता हो कि ये परसेंटेज इफेक्ट है, ये परसेंट साइड इफेक्ट है, तो मैं उसके, चाहे वो घरेलू नुस्खा हो, चाहे वो देसी दवाई हो, उसके अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ मैं। होम्योपैथिक दवाइयों के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ मैं। लेकिन जो अगर कोई बगैर किसी प्रमाण के कोई आपको ये कहे कि ये तो डॉक्टर सब पैसे बनाने में लगे हुए हैं और इनका ये घरेलू नुस्खों से ठीक हो जाएगा, प्लीज़ उसको जरा ना सोचिए उसके बारे में कि वाकई ये काम करेगी कि नहीं करेगी, उसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, ये सब सोचना बहुत ज़रूरी है। जी। अक्सर डॉक्टर साहब, लोग एक बात सोचते हैं कि अगर डॉक्टर के पास हम एक बार चले गए, हाँ, तो डॉक्टर हमें ऐसी ऐसी दवाइयों पे लगा देगा कि जो दवाइयाँ हमें सारी उम्र खानी पड़ जाएंगी। इसलिए भी कई बार लोगों का वो डर होता है, कहते जितनी देर डॉक्टर के पास नहीं गए थे हम दवाइयों से बचे हुए थे। हाँ। और डॉक्टर के पास हम एक बार गए नहीं कि बार बार अब जाना पड़ गया, वहीं के होके रह गए। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? वो एक किस्सा है ना, जो ऊँट ने अपने रेत के नीचे अपनी आंखें बंद कर ली, जी, बाहर कुछ देखेगा ही नहीं ऊँट, तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि बाहर कितनी आंधी चल रही है। जी, वही बात है
मैं ये आर्ग्यू करता हूँ, मेरे कई मरीज मेरे आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये दवाई तो लग जाएगी, ब्लड प्रेशर की दवाई लग गई, शुगर की दवाई लग गई, और मेरे सिरे सीधे सीधा जवाब होता है उस बात का, बीमारी है तो दवाई भी लगेगी, अगर बीमारी हट गई तो दवाई भी हट जाएगी। जी कई दफ़ा मेरे मरीजों में ऐसा हुआ है कि जिनकी हालात चेंज हुए, उन्होंने अपने बॉडी को एक्सरसाइज से, वेट लॉस से अपना ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, उनका ब्लड प्रेशर लो होने लग गया या शुगर लो होने लग गई, दवाई हट जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है कि दवाई हटेगी नहीं, अपने ऊपर है। ये लाइफस्टाइल की बीमारियां हैं कि जैसे बॉडी आपकी अगर सेहत, जैसे आपने कहा कि सेहत बन गई ज़्यादा, जी उससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, उससे शुगर भी बढ़ सकती है, उससे कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है, उससे हार्ट अटैक भी हो सकता है। जी आप अपनी बॉडी को ठीक कर लें, अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर लें, बीमारी दवाइयाँ भी हट जाएगी। दवाइयाँ बंद करने में हमें कोई परेशानी नहीं है। परेशानी इस बात में है कि यदि लोग अपनी बात पे इस दवा शुरू ही ना करें ये सोच के कि दवाई लग जाएगी, जी दैट इज डेंजरस। जी। और जैसे आपने कहा कि जो शुगर है, डायबिटीज है, इसके बारे में अक्सर ये बात कही जाती है, एक बार जब ये आ गई आपकी लाइफ में, हाँ, तो फिर ये हमेशा के लिए रह जाती है। सो अगेन बीमारी है तो दवाई भी है। जी बीमारी जो है डायबिटीज़ की बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़े उसके ऊपर बहुत सारे स्पेशलिस्ट हैं हमारे इस एरिया में जो डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट इसमें बात करते हैं। तो शुगर की बीमारी जो है, उसमें शुगर की बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं कि शुगर की बीमारी जो है अडल्ट्स में इट्स टाइप 2, और टाइप 2 डायबिटीज़ में ये होता है कि जो है आपकी बॉडी शुगर को इस्तेमाल नहीं कर पाती। उसके दो कारण हो सकते हैं कि या तो आपकी बॉडी इंसुलिन बना नहीं रही, या इंसुलिन बना रही है, ज़्यादा बना रही है, लेकिन वो इंसुलिन यूज़ नहीं हो पा रही। तो टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन ज़्यादा बनाती है बॉडी और वो इंसुलिन यूज़ नहीं हो पाती। तो उसकी जो दवाइयाँ हैं, जो आजकल हम एक दवाई है मेटफॉर्मिन, ऐसी और बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो उसको, जो शुगर को है उसको पचाने में हेल्प करती हैं, उस इंसुलिन को उसकी प्रोडक्शन कम हो जाए उसमें हेल्प करती है। जी बहुत सारी नई दवाइयाँ आ रही हैं, बहुत सारे नए तरीके से शुगर का हैंडल करने का तरीका आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि उन नई दवाइयों में साइड इफ़ेक्ट उसका, एक तो शुगर लो होती है और दूसरा वेट कम होता है। जी तो डायबिटीज़ की तरफ से जो अगेन जैसे मैंने कहा कि अगर आपका शुगर जो है लो हो जाए, शुगर में हम ब्लड टेस्ट करते हैं जिसका नाम है हीमोग्लोबिन A1C। वो ये देखता है कि आपके पिछले 3 महीने में आपके शुगर का एवरेज कितना रहा। वो अगर 6.5 से ऊपर रहे तो वो डायबिटीज़ मानी जाती है। 5.7 से लेकर 6.4 तक उसको प्री डायबिटीज़ कहते हैं। 6.5 से ऊपर चला जाए तो डायबिटीज़ मानी जाती है। यदि आपकी एक्सरसाइज से, डाइट कंट्रोल करने से A1C जो है 6.5 से नीचे आ जाता है तो दवाई की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि वो डायबिटीज़ है ही नहीं, वो तो प्री डायबिटीज़ है। लेकिन अगर ज़्यादा बढ़ने लग जाए, जैसे कई मरीजों में मैंने देखा है कि उनको पता भी तब चलता है जबकि A1C जो है 11 हो जाए, 9 हो जाए, 10 हो जाए, साइड उसके सिम्टम्स शुरू हो जाए, तो उस टाइम पे तो शुगर जो है जहर का असर कर रही है आपकी बॉडी के ऊपर। उसको कम करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा कि शुगर के ऊपर एक पूरा का पूरा 1 घंटा लगाया जा सकता है, तो मैं थोड़ा बहुत आपको ये कहूँगा कि शुगर ऐसी बीमारी है जो सिर से लेकर पैर तक हर एक चीज़ को अफेक्ट करती है। तो उसका जो है ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपकी सेहत ठीक ठाक बनी रहे, आंखें आपकी बची रहे, स्ट्रोक ना हो, हार्ट बचा रहे। लोगों के पैर कट जाते हैं, लोगों के किडनीज ख़त्म हो जाती हैं शुगर की वजह से। तो ये बीमारी ऐसी घिनौनी बीमारी है जिससे जितना बचा जाए उतना अच्छा है। जी डॉक्टर साहब, और बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन यहाँ समय हो चला है एक ब्रेक का। और दर्शकों, और ऐसी ज़रूरी जानकारी और डॉक्टर साहब से हम लेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है डॉक्टर छाबड़ा, जो कि न्यूयॉर्क के एक जाने माने डॉक्टर हैं और बहुत ही अच्छी जानकारी हमें सेहत के मुतालिक ये दे रहे हैं। आइए एक बार फिर इनसे मुलाकात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, जो ब्लड प्रेशर की बात हम सुनते हैं आजकल, तकरीबन हर दूसरे तीसरे आदमी को ब्लड प्रेशर रहता है। अक्सर हम ये बात एक और भी सुनते हैं ब्लड प्रेशर के साथ जुड़ी हुई, कि जब किसी आदमी को गुस्सा आया, वो कहते हैं तेरा ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ा हुआ है। और ये वाकई ऐसे होता है कि जब आदमी का ब्लड प्रेशर बढ़ा तो गुस्सा आ जाता है, या एक वैसे ही जुड़ी हुई बात है? गुस्से से वैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जी और ब्लड प्रेशर की वजह से गुस्सा आना, मेरे हिसाब से जो मेरी समझ में ये बात आती है कि जो ब्लड प्रेशर है चीज़ क्या है। ब्लड प्रेशर जब कोई भी पानी या कोई भी लिक्विड जो है किसी पाइप से अगर फ्लो करे तो वो कुछ प्रेशर एक्सर्ट करता है पाइप के ऊपर। जी उसको, उस मेजरमेंट को, जब ब्लड हमारे नाड़ियों में से निकलता है, उस फ्लो के प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहते हैं।
उसके दो नंबर्स हैं, टॉप एंड बॉटम, डायस्टोलिक सिस्टोलिक, नीचे वाला डायस्टोलिक ऊपर वाला सिस्टोलिक। जी जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहना चाहिए किसी भी एज पे 130/80 होना चाहिए। जी अमूमन ये भी बात सुनने में मिलती है कि अरे ब्लड एज के साथ ब्लड प्रेशर 150/90 हो भी गया तो कोई बात नहीं, एज के साथ ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ब्लड प्रेशर जो है किसी भी एज पे 130/80 ही रहना चाहिए, और जितनी कोशिश हो सके उतना ही रहना चाहिए। और ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण क्या है? एक तो सबसे बड़ा कारण जो है हमारा लाइफस्टाइल। जैसे मैंने कहा कि शुगर और ब्लड प्रेशर जो है ये सब लाइफस्टाइल के इश्यूज़ हैं। लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज ना होना, खाने में हम अगर बाहर का खाना खा रहे हैं हर समय, उसमें नमक बहुत ज़्यादा डालते हैं और उसमें स्टार्चेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लोग हमारी सोसाइटी में जो है पार्टीज़ वगैरह चलती हैं, ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, अक्सर ज़्यादा ड्रिंक्स हो जाती हैं, उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ये जो है लाइफस्टाइल चॉइसेस की वजह से ब्लड प्रेशर की बीमारी काफ़ी बढ़ चुकी है हमारी सोसाइटी में, और उसको कंट्रोल करने का सबसे पहले जो है वो चीज़ होनी चाहिए ब्लड प्रेशर की, एक तो जानकारी और दूसरा डाइट। यदि आप अपनी डाइट कंट्रोल कर लें तो काफ़ी सारी हद तक चीज़ें जो है कंट्रोल हो जाती हैं। डाइट में अगर आप पूछें तो कि क्या चीज़ जो है सेहतमंद है, क्या चीज़ नहीं है सेहतमंद, तो मैं उसके बारे में ये कहूँगा कि हमारी डाइट में जो है, खासकर जो हमारे साउथ एशियन इंडियन डाइट है, पंजाबी डाइट है, उसमें जो है स्टार्चेस बहुत ज़्यादा है। हर एक चीज़, रोटी चावल, यदि अमेरिकन डाइट में देखा जाए तो पास्ता ब्रेड, इनके बगैर कोई खाना बन हमारी हम लोग खाने में क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं कि रोटी खा ली। जी तो हमारा खाने का डिफॉल्ट मतलब खाना इज़ रोटी। रोटी इज़ ऑल स्टार्च। जी तो उसमें भी मैदे वाली ज़्यादा हो तो मैदा तो बिल्कुल वाइट शुगर है वो एक तरह से। और डॉक्टर साहब कई बार लोग ये बात कहते हैं कि हम अगर वेजिटेरियन है तो हमें कोई बीमारी नहीं लग सकती। हाँ, जी तो वेजिटेरियन में क्या है? आप आलू खा लेंगे, आप कुछ ऐसी चीज़ें खा लेंगे, प्योर स्टार्च, सारा कुछ स्टार्च ही है। जो वेज, अगर दालें भी देखी जाएं, दालों में प्रोटीन होता है लेकिन स्टार्च ज़्यादा होती है प्रोटीन से। हमारी डाइट में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाया जाए, स्टार्च की मात्रा को कम किया जाए, होल व्हीट का आटा यूज़ किया जाए, ब्राउन राइस यूज़ किया जाए, वो भी थोड़ी मात्रा में, उसकी क्वांटिटी कम की जाए, तब जाके बात बनती है। जी और जैसे डॉक्टर साहब आपने कहा कि पार्टीज में लोग ड्रिंक करते हैं, काफ़ी ड्रिंक हो जाती है, उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर और ये डायबिटीज़ वगैरह ये इफेक्ट करते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि यार हम तो कभी कभार कोई आया हो घर पे तभी पीते हैं, हाँ, वैसे तो हमारा पीना होता नहीं। और जब देखा जाए तो घर पे आया गया तो रोज ही रहता है उनके। बिल्कुल। जी तो ये कहने के एक बहाने होते हैं हाँ, अपनी बात को बिल्कुल कवर बिल्कुल, करने के। अपना अपना खुद का भ्रम है। जी जितना मर्जी आपने दिल को तसल्ली दे दो कि नहीं हम तो कंट्रोल में है, हम तो वो है, इसको एक बार काउंट करके देखिए आप, एक हफ्ते में कितनी ड्रिंक्स हो गई। जब जी तक काउंट नहीं करेंगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आप कितनी पीते हैं? जी तो अपने आप को प्रमाणित कीजिए कि आप वाकई में कम पीते हैं। जी ये तो डॉक्टर साहब बात रही है एक ड्रिंक की। आजकल बच्चों में देखा जा रहा है कि सोडा जो है काफ़ी हद तक वो बच्चे पीते हैं, और यहाँ तक कि मैं काफ़ी घरों में देखा है कि जो पेरेंट्स हैं वो घर में उन्होंने सोडा लाना ही छोड़ दिया। हाँ कि घर में अगर सोडा लाएंगे तो बच्चे नहीं छोड़ते। हाँ हाँ। तो सोडा किसी हद तक पीना चाहिए, कैसे करना चाहिए? अगेन उसकी बात यही है कि एक तो जो है नॉर्मल जो सोडा है, जो डाइट नहीं है, उसमें शुगर आप देखा जाए तो एक बार हमने अपने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए अपने ऑफिस में ये रखा था कि एक बोतल हम कोक की लेके आए, जी और उसके अंदर जो, अब कोक की बोतल को उठा के देखिए कितने ग्राम उसमें चीनी है, 23 ग्राम्स। जी 23 ग्राम्स मतलब कि जो शुगर, जो कोक कैन की जो होता है। बोतल या बोतल जो है उसमें जी। आप देख सकते हैं, उसके अंदर आप 23 ग्राम्स नाप के डालिए कितनी शुगर होती है। बॉटम टू थर्ड सिर्फ चीनी है। कभी आप सोच सकते हैं इतनी चीनी एक टाइम पे पी जाते हैं, लेकिन आप कोक तो पूरा का पूरा 2-2 कैन भी पी जाते हैं लोग। जी इतनी ज़्यादा शुगर अगर बॉडी को मिलेगी तो बॉडी को जोर तो लगेगा, जी वेट भी गेन होगा। सो कई बार ये अक्सर देखा गया कि जब यूएस जब लोग नए नए इमिग्रेट करते हैं तो उनके अचानक से वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। क्यों? सबको शौक होता है कोक पीने का, पेप्सी पीने का, जी जिंजर एल पीने का, उसमें प्योर शुगर है। क्योंकि यहाँ पे खाना भी डॉक्टर साहब, जैसे बच्चे हैं या बड़े भी हैं यहाँ हाँ, तक कि हाँ। पिज्जा खाते हैं तो अक्सर ये कहा जाता है कि पिज्जे के साथ जो है मतलब सोडा बिल्कुल, का होना बहुत हाँ, जरूरी है। हाँ, हाँ। जी तो लाइफस्टाइल ही इस तरह का है। जी तो लाइफस्टाइल हमारा इवन बैक होम ऐसा लाइफस्टाइल बन गया है कि हम वहाँ पे भी सोडा जो है कंजम्पशन काफ़ी बढ़ चुकी है, तो उस समय उसलिए ओबेसिटी का जो है तो डॉक्टर साहब आप क्या रिकमेंड करेंगे, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर, इसको कंट्रोल करने की कैसी एक जो डाइट है वो हमें लेनी चाहिए? सो डाइट में हम लोग जो है, जैसे मैंने कहा कि प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाया जाए। यदि आप देखें कि
हमारी जैसे मैंने कहा कि स्टार्चेस हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा है, सो स्टार्चेस कम, प्रोटीन, फैट अगर थोड़ा, अच्छा फैट के बारे में भी लोगों को काफ़ी भ्रम है, फैट से वाकई वेट बढ़ता है नो डाउट, लेकिन अगर फैट थोड़ा सा रहे तो उससे भूख मरती है। जो एटकिंस डाइट वगैरह जो पहले पॉपुलर हुई थी कुछ साल पहले, उसमें यह था कि जो है फैट से भूख बढ़ती है तो आपका टोटल कैलोरी इनटेक कम हो जाता है। अगर आप टोटल कैलोरी इनटेक आप मेजर करें, बहुत सारे ऐप्स हैं जो जिससे आप अपना ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना खा रहे हैं, कितने कैलोरी इनटेक आपकी हो रही है, कितना फैट इनटेक हो रहा है, कितना प्रोटीन इनटेक हो रहा है। मैंने एक दफ़ा अपने ऊपर ट्राई किया था, मैंने काफ़ी अपने आप को कंट्रोल कर लिया था सिर्फ, और फ्रैंकली उस ऐप के बगैर मैं नहीं कर पाया था अपने आप को ट्रैक कि मेरे कितना मैं फ़ैट खा रहा हूँ, कितनी कैलोरीज ले रहा हूँ। आप अपने डॉक्टर से मिलिए, आप अपने डाइटिशियन से मिलिए या ऑनलाइन जाके देखिए, तो आपकी पता चलेगा कि आपके वेट के हिसाब से एक बेसल मेटाबॉलिक रेट बनता है। उस बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब क्या है कि अगर आप कुछ भी ना करें, कोई एक्सरसाइज ना करें, तो आपकी बॉडी कितने कैलोरी इस्तेमाल कर रही है एक दिन में, उससे आपको कम पे जाना है वेट लूज करने के लिए। तो वो जब तक आप मेजर नहीं करेंगे उसका कोई पता नहीं चलेगा। तो उसको कस्टमाइज करना पड़ता है हर एक मरीज़ की बॉडी शेप के हिसाब से, उसकी बीमारी के हिसाब से। तो आप अपने डॉक्टर से बात करें तो वो दे विल कम अप विद द प्लान। जी, और डॉक्टर साहब यहाँ समय हो चला है, हमें इस प्रोग्राम को यहीं समेटना होगा। जाते जाते आप हमारे व्यूअर्स को, हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कोविड इज़ ओवर। सबसे बड़ी बात तो कोविड ख़त्म हो चुका है जी, और ख़त्म हो रहा है। अपनी शरीर का ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने प्राइमरी केयर डॉक्टर के साथ अच्छा घनिष्ठ संबंध बनाइए, कुछ क्लोज रिलेशन में रखिए अपने डॉक्टर्स को, और डॉक्टर ऐसा हो जिसके बारे जो आपकी बात समझ सके और आपको सही सलाह दे सके, जो आपको टाइम दे सके, जो तभी आप उसकी बात को समझेंगे। सो रिलेशनशिप विद द फिजिशियन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेक श्योर दैट आप, जैसे मैंने कहा, घनिष्ठ संबंध रखें अपने डॉक्टर, प्राइमरी केयर डॉक्टर के साथ, और उनकी बातों पर ध्यान ज़रूर दें। अपने आसपास ये बात ज़रूर फैलाएं कि सेहत इज़ नंबर 1, हेल्थ इज़ वेल्थ। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमें दिया और बहुत अच्छी जानकारी हमारे आपने दर्शकों के साथ जो है साझी करी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और दर्शकों, ये थे डॉक्टर छाबड़ा, जो कि बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे लिए लेकर आए, फ़ायदेमंद जानकारी, कैसे हम सेहतमंद रह सकते हैं, इन सभी विषयों पर हमने चर्चा की। और आप हमसे बात करने के लिए हमें ईमेल्स भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है vikram@justbroadcasting.com और info@justbroadcasting.com। कल फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। आज के लिए विक्रम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।